वेलकम बैक टू अनदर रिवीजन क्लास। आज हम बात करेंगे अबाउट द गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया एंड बंगाल। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड को टच करना चाहूँगा ताकि आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि गवर्नर एंड गवर्नर जनरल में डिफरेंस क्या है एंड ये पोस्ट आया कहाँ से था। ठीक है, इसका एक लैंडमार्क पॉइंट है जो आप याद रखेंगे, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था सर? 1757 में। सर क्या हुआ था बैटल ऑफ प्लासी में? बैटल ऑफ प्लासी में जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारा बंगाल है, बंगाल में यहाँ पे जो नवाब था जो था सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में यहाँ पे जंग हुआ था, बैटल हुआ था। अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे सिराजुद्दौला को हराया एंड कंट्रोल गेन कर दिया बंगाल पे। अब अगर हमारा ये बंगाल है, यहाँ पे गेन किसने कंट्रोल किया? ब्रिटिशर्स ने। अब जब ब्रिटिशर्स ने गेन कंट्रोल किया तो उन्होंने वहाँ पे एक अपॉइंट किया अपना गवर्नर जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। सो रॉबर्ट क्लाइव बिकम्स द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बाई कैसे? उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीता था एंड रॉबर्ट क्लाइव इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जब गवर्नर अपॉइंट किया उसके बाद क्या होता है, अब आप ये बात समझिए कि जब बैटल ऑफ प्लासी होता है कि ब्रिटिशर्स का बहुत लॉस होता है वार में। जंग बेशक वो जीत जाते हैं लेकिन बैटल में लॉस होता है। एंड वन मोर थिंग क्या होता है कि बंगाल फेमाइन आता है। बंगाल फेमाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा। बंगाल फेमाइन में क्या होता है कि 1/3 जो पॉपुलेशन है बंगाल की वो डाई हो जाती है। 1/3 पॉपुलेशन जब डाई हो गई बंगाल में, आप मुझे बताइए, ये हमारा इंडिया है, ये बंगाल है, बंगाल में लोग मर रहे हैं, 1/3 पॉपुलेशन डाई हो गई है एंड बैटल ऑफ प्लासी की वजह से ब्रिटिशर्स में लॉस हो रहा है। अब बंगाल फेमाइन की वजह से क्या होता है, ब्रिटिशर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ब्रिटिशर्स क्या थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी सर? वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो ट्रेड कर रहे थे। अब जब फेमाइन आ गया तो वो ट्रेड किसके साथ करेंगे? सो इट मीन्स कि बंगाल जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस कमज़ोर हो गया, इकोनॉमी कमज़ोर हो गई, ट्रेड नहीं कर रहे थे। सो इनसे एडमिनिस्ट्रेशन संभली नहीं जा रही थी। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन संभली नहीं जा रही थी तो आती है हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बताती है? ब्रिटिश गवर्नमेंट बताती है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो लिखी गई है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे ये इंडिया है, मैंने बताया यहाँ पे हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी, इसी तरह यहाँ पे हमारी थी मद्रास प्रेसिडेंसी, यहाँ पे थी हमारी बम्बई प्रेसिडेंसी। ये हो गई बंगाल की प्रेसिडेंसी, ये हो गई मद्रास की प्रेसिडेंसी एंड ये हो गई बॉम्बे की प्रेसिडेंसी। जिस तरह यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर अपॉइंट किया गया था, इसी तरह यहाँ पे भी एक गवर्नर था, यहाँ पे भी एक गवर्नर था। 3 प्रेसिडेंसीज में 3 गवर्नर्स थे। तीनों गवर्नर्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। बॉम्बे वाले गवर्नर को कुछ लेना देना नहीं था बंगाल वाले प्रेसिडेंसी के साथ, जहाँ जो वहाँ के गवर्नर थे कोई लेना देना नहीं था, इंडिपेंडेंटली सब काम कर रहे थे। फिर रिपोर्ट कर रहे थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एटसेट्रा, वो अलग बात है, ठीक है ना। अब मेरा मतलब है कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे बंगाल फेमाइन आ गया, यहाँ पे हालत ख़राब हो गई तो बंगाल को बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर काम करेंगे कौन से? बॉम्बे का गवर्नर एंड मद्रास का गवर्नर। सो ये किसके अंडर काम करेंगे? ये दोनों बंगाल के गवर्नर के अंडर। सो बंगाल के गवर्नर का पोस्ट बढ़ाया गया एंड उसको बताया गया सर आप अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। सो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे सर? वारेन हेस्टिंग। आई होप कि आपको गवर्नर एंड गवर्नर जनरल का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पहले बने वो थे वारेन हेस्टिंग। इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट को एंड कर दिया। ड्यूअल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? बंगाल में क्या चल रहा था, ये अगर हमारा बंगाल है, बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट चल रही थी। मतलब जो यहाँ से रेवेन्यू आता था बंगाल से, ये अगर हमारा बंगाल है, यहाँ से रेवेन्यू आता था, वो रेवेन्यू टैक्स जिसको हम बोलते हैं वो कलेक्ट कौन करता था? वो कलेक्ट करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर इस बंगाल में कुछ डेवलपमेंट करनी थी वो कौन करता था? नवाब। अब आप मुझे बताइए, अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स कलेक्ट कर रही थी तो नवाब कैसे डेवलपमेंट कर सकता था? ये बहुत ही एक गंदा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। दैट वाज द ड्यूअल गवर्नमेंट। ये किसने एंड किया? वारेन हेस्टिंग ने। बहुत ही अच्छा काम कर दिया वारेन हेस्टिंग ने। एंड वारेन हेस्टिंग ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई। एशियाटिक सोसाइटी थी क्या सर? एशियाटिक सोसाइटी एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया का लिटरेचर है, इंडिया की सिविलाइजेशंस है, सब कुछ ये पढ़ते थे एशिया के बारे में। इंडिया की ही नहीं, एशिया के कल्चर के बारे में, एशिया के लिटरेचर के बारे में एंड एशिया की सिविलाइजेशंस के बारे में ये पढ़ते थे। अब ये पढ़ते क्यों थे? इसमें भी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी थी, आगे बताएंगे कभी, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। कॉर्न से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? भुट्टा।
ठीक है ना, भुट्टा याद रखना है कॉर्न से। अब भुट्टे में क्या होता है, भुट्टे का प्लांट अगर आप नोटिस करेंगे, ये भुट्टे का प्लांट है, इस तरह प्लांट है, रूट्स पे आप जाए, रूट्स परमानेंटली सेटल्ड होते हैं भुट्टे के प्लांट के। तो हम बता सकते हैं कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया था। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट क्या था, ये रेवेन्यू कलेक्शन का एक सिस्टम था। इसको ये रेवेन्यू सिस्टम्स थे। इसके बाद भी 2 रेवेन्यू सिस्टम्स आए थे, लाइक रेटवारी रेवेन्यू सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम। एंड जो पहला था वो था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ बंगाल, कि बंगाल में किस तरह रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, उसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ बंगाल। वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। एंड उसका दूसरा नाम है जमींदारी सिस्टम। जमींदारों से टैक्स वसूल करते थे, उसी को हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ बंगाल। इट इज सिंपल। एंड उसके बाद हम जाते हैं लॉर्ड वेल्सली पे। वैसे तो नाम में इसके वेल है, लेकिन कुछ अच्छा किया नहीं इसने। क्या किया इसने सब्सिडरी अलायंस लाई। ये एक डिप्लोमेट था, डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस। क्या थी सब्सिडरी अलायंस, कि ये काम करते थे, ये मान के चलो अगर ये इंडिया है, यहाँ पे इंडिया की स्टेट्स है, यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी है, यहाँ पे कुछ स्टेट्स है और भी प्रेसिडेंसीज है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये बंगाल प्रेसिडेंसी है, ये स्टेट्स है इंडिया की। ये अपने ट्रूप्स को भेजते थे। यहाँ पे जो राजा होता था, इस राजा को बोलते थे कि दूसरे स्टेट का राजा आपको अटैक कर सकता है, तो आप एक काम कीजिए, आप हमारी आर्मी लीजिए। अब एक जो सब्सिडरी अलायंस साइन करता था, ये साइन करना पड़ता था उस स्टेट को, जो साइन करता था, जो प्रोविंस साइन करती थी, उसको ब्रिटिशर्स क्या देते थे, अपनी आर्मी देते थे, अपने ट्रूप्स देते थे। उसके बाद वो क्या करते थे, वो तो आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, ये था सब्सिडरी अलायंस। इसके बाद आता है हमारा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो क्या था, इसने ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो महाराजा रंजीत सिंह के साथ की थी, उसको कंक्लूड किया एंड चार्टर एक्ट 1813 पास किया। अब कुछ खास है नहीं। अब आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया पे। इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में आप याद रखेंगे, पहला जो हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। एंड इसने 1-2 काम अच्छे किए। एक ने प्रोहिबिशन ऑफ सती कर दिया एंड एलिमिनेशन ऑफ ठग्स किया, सोशल इवल्स के खिलाफ बहुत काम करते थे। ये था हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ, वन मोर थिंग यहाँ पे ये है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश को बनाया गया हायर एजुकेशन के लिए एक लैंग्वेज, मतलब प्रेफर्ड आप बता सकते हैं कि जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे वो इंग्लिश मीडियम बनाया गया। ठीक है ना। अब इंग्लिश मीडियम क्यों बनाया गया, क्योंकि ये लोग चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अगर ये इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश में पढ़ना सीखेंगे, तो ये अपने कल्चर के साथ डाइवर्स हो जाएंगे, वहाँ से इनका कनेक्शन छूट जाएगा अपने कल्चर के साथ, अपने रिचुअल्स वगैरह जो भी है। ठीक है ना। और इसने क्या किया, जो हमारे ये तो मैंने आपको बताया। हाँ, इसके बाद हम चलते हैं अपने चार्ल्स मेटकैफ पे। चार्ल्स मेटकैफ आप याद रख सकते हैं मोहम्मद कैफ से, मैंने भी याद रखा है चार्ल्स मेटकैफ। चार्ल्स मोहम्मद कैफ है। मोहम्मद कैफ एक इंडियन क्रिकेटर था। इंडियन क्रिकेटर कम, वो एक बेस्ट फील्डर था वो। ठीक है ना। अब वो फील्ड कर रहा था, वो बचाने का काम था मोहम्मद कैफ था। इसी तरह जो चार्ल्स मेटकैफ है, मेटकैफ का भी काम बचाने का था। इसने क्या बचाया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को बचाया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में रेस्ट्रिक्शंस लगी थी। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कल की मैंने क्लास में जब मैंने वॉइस रॉइस को डिस्कस करा था, मैंने बताया कि जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है वो किसने लाया था, ये एक टट्टी काम था। टट्टी काम किसने किया, लॉर्ड लिटन ने। एंड लॉर्ड लिटन ने लाया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसको रिपील किया लॉर्ड रिपन ने। अब यहाँ पे वो तो 1867 की बात है, यहाँ पे 1835 में कहाँ इसने कैसे रेस्ट्रिक्शंस जो है ना, एबॉलिश कैसे की रेस्ट्रिक्शंस। आप ये बात याद रखिए कि जो वर्नाक्युलर प्रेस था, वर्नाक्युलर प्रेस मतलब इंडिया का अपना प्रेस, उस पे पहले से ही रेस्ट्रिक्शंस लगी थी। एंड उन रेस्ट्रिक्शंस में फ़र्क है एंड एक्ट में फ़र्क है। एक्ट मतलब कानून, अगर कोई करेगा उस पर उसको मतलब क्रिमिनल माना जाएगा, अगर कानून को कोई वायलेट करेगा। उस कानून को किसने बनाया था, उस कानून को बनाया था लॉर्ड लिटन ने। एंड रिपील किसने किया था उस कानून को, लॉर्ड लिटन ने बनाया था एंड लॉर्ड रिपन ने रिपील किया था। लेकिन यहाँ पे कुछ छोटी मोटी रेस्ट्रिक्शंस पहले से ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पे थी, जो कि चार्ल्स मेटकैफ ने एबॉलिश कर दी, तभी इसको बोलते हैं लिबरेटर ऑफ प्रेस। मेरे ख्याल से 5-10 बार तो ये क्वेश्चन पूछा ही गया होगा, आप क्यों नहीं याद रखेंगे कि लिबरेटर ऑफ प्रेस को किसने बचाया, मोहम्मद कैफ ने। मोहम्मद कैफ कौन है, मेटकैफ, चार्ल्स मेटकैफ। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि है लॉर्ड डलहाउस या डलहौजी, जिसको हम बोलते हैं, जिस तरह भी आप प्रोनाउंस करना चाहेंगे। इसने 1-2 काम अच्छे किए। इंडियन रेलवेज ओपन की, कहाँ से कहाँ तक पहली रेलवे ओपन की, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, बॉम्बे टू थाने। एंड उसके बाद
टेलीग्राफ भी इसने, मतलब ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे बहुत काम किया इसने। टेलीग्राफ लाइन्स ड्रा की इसने, कहाँ से कहाँ तक, कलकत्ता टू आगरा। एंड उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया था किसने, हमारे लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि अगर मैं एक प्रिंसली स्टेट का राजा हूं, मेरा कोई बेटा नहीं है, जिस तरह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो अगर मेरा बेटा नहीं है तो राजा तो नहीं बनेगा ना वो। तो ये बताते थे कि अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अगर तुम्हारा बेटा नहीं है कि तो तुम्हारी जो स्टेट है, तुम्हारी जो प्रिंसली स्टेट है, ये हम हड़प कर लेंगे, इसको हम एनेक्स कर देंगे बाय यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद वुड्स डिस्पैच जो है इसने पास किया। वुड्स डिस्पैच क्या है? वुड्स डिस्पैच आप याद रख सकते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द वुड्स डिस्पैच इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम। इसमें एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट मिला। कल ये ना जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, इनकी फाउंडेशन की स्टार्ट हुई बाय मीन्स ऑफ वुड्स डिस्पैच। एंड इसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता था। एंड वन मोर अच्छा काम जो हमारे लॉर्ड डलहौजी ने किया था वो था विडो रिमैरेज एक्ट, इसने पास कर दिया। दैट वाज ऑल अबाउट द गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। एंड मेरे ख्याल से हमने सारा जो इंडियन हिस्ट्री है वो हमने कर दी रिवीजन क्लासेस में। अब रह गया हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखते हैं, अगर टाइम बचा तो उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हमारी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।